दोस्तों, अगर आज हम देखें तो चारों तरफ बात हो रही है, पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और जो मेन चर्चा का विषय है वो सिर्फ एक है कि पेट्रोल के दाम अभी इतने नहीं बढ़े जितने की सरकार ने बढ़ा दिए। आज से 2014 में पेट्रोल के दाम जब हम खरीदते थे $100 के करीब बैरल, तब भी 70 के करीब पेट्रोल मिलता था। तो बड़ा हो हल्ला हुआ था कि इतना महंगा तेल मिल रहा है। उसके बाद हमारे बैरल का रेट जो है वो कभी 30, 40, 50, $60 के पास चला गया। लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, बढ़ते ही गए। इस समय हम जानते हैं ईरान, इजराइल और यूएसए में युद्ध चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक के रखा हुआ है, जिसके कारण 20% पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल जो है, जो ईरान और मिडल ईस्ट से सारी दुनिया को सप्लाई किया जाता था, उस पे एक किस्म की रुकावट हो गई है, जिसके कारण ये रेट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि इस समय बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या कारण है कि भारत को ये आर्थिक तंगी देखने को मिल रही है। भारत ने जब इतना मुनाफा पहले समय में कमाया, जब तेल का रेट बहुत कम था, तब भी भारत में तेल का रेट कम नहीं किया गया और उस पर हर प्रकार के सेस लगाकर सरकार ने तेल को ऊंचे दाम में बेचा। इस समय जबकि जरूरत है भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने की, तो उस समय में उन कंपनियों ने जब तेल के दाम कम थे मुनाफा कमाया, उनके ऊपर बोझ ना डालकर सरकार कंज्यूमर के ऊपर बोझ डाल रही है, जो कि एक बड़ी चर्चा का विषय बना। दूसरा चिंता का विषय यह है कि रुपया डॉलर के सामने गिरता ही जा रहा है। मैं इस आर्टिकल की बात करने जा रहा हूं, बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन बट लूजिंग द इकोनॉमी। सुरजीत भल्ला ने ये जो आर्टिकल लिखा, ये कभी इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, सरकार के साथ मिलकर काम किया करते थे, लेकिन इन्होंने जो रुपए की वैल्यू गिर रही है डॉलर के प्रति, डॉलर के सामने रुपए की कीमत 96 पैसे रह गई थी, उस समय ये आर्टिकल आया और आज मैं इस आर्टिकल के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। सुरजीत भल्ला का यह कहना है कि भारत की गिरती हुई इकोनॉमी के मेजर 4 कारण हैं। सबसे पहला तो वो कहता है कि सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार को पता है और सरकार को बड़ी देर से पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के बजाय, अपनी इस कमियों को सुधारने की बजाय ब्लेम गेम के ऊपर ज्यादा विश्वास रखा और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते गए, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं की। दूसरा, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं भारत की, इन मेजर इंडस्ट्रीज को सरकार ने तो पहले बड़ा प्रोत्साहन किया। 2014-15 में जब सरकार के पास पावर आई तो उन्होंने मेजर इंडस्ट्रीज को 45.5% लोन जो था उसको दिया, लेकिन आज ये गिरकर 25.5% रह गया। ना ही सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की, ना बिजली की सप्लाई की पूर्ति को पूरा किया गया, ना ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया गया, ना ही जो इंसेंटिव और सोप दिए जाने चाहिए थे वो दिए गए, जिसके कारण मेजर इंडस्ट्रीज जो भारत की बैकबोन बन सकती थी वो डेवलप ना हो सकी और जीडीपी जितना उनको उठना चाहिए था, जीडीपी वो वहीं पे स्टेगनेंट होके रह गया। दिस इज द सेकंड मेजर रीजन। एंड थर्ड इज द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का मतलब उनका कहने का यह है कि ऑपोजिशन जो है वो नाम की रह गई है। ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत जरूरी है और यही कारण था डिफेक्शन लॉ, अगर आपको याद होगा, सरकारों ने पीछे पास किया था, वो इसीलिए किया था कि अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहेगी तो जो पार्टी इन पावर है वो रिलैक्स हो जाती है और वो काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। और इसको टोटल कांग्रेस को निशाने पे लगाया कि कांग्रेस परिवार ही जो है ये पूरा निकम्मा साबित हो रहा है, जिसके कारण ऑपोजिशन ना होने के कारण पार्टी अपनी मनमानी और अपनी, क्योंकि उनको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है, वो अपनी मनमानी करती है। और इन तीनों को जो है आगे चला रहा है वो है डीप स्टेट।
डीप स्टेट एक नया शब्द है हमारे लिए, वैसे ये पुराना बड़ा प्रचलित है। डीप स्टेट का मतलब ये है कि वो एजेंसीज जो सरकारी अदारे में तो नहीं होती, नॉन सरकारी अदारे की एजेंसीज होती हैं, लेकिन वो सरकार के ऊपर बड़ा प्रभाव करती है। इनमें जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वैसे तो सरकारी अदारे में काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने तौर पर भी, निजी तौर पर भी सरकार के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा हमने शेख हसीना की गवर्नमेंट को जब टॉपल होते हुए अभी बांग्लादेश में देखा, तो कहते हैं अमेरिकन डीप स्टेट जो थी, वो जो एजेंसीज थी, नॉट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, उन्होंने ये सारा रोल प्ले किया था और शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया था। इसी प्रकार जैसे पाकिस्तान की एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। पाकिस्तान में हम सब दिखाई तो ये देता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जैसे शहबाज शरीफ है, वही हुकूमत चला रहा है, बट नो, इन रियलिटी इट इज द आर्मी विच इज डूइंग द whole work. So this is the deep state which is controlling the whole system. इस बात को करने के बाद हम आगे चलते हैं। ये सुरजीत भल्ला आगे क्या कहते हैं कि विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल जो बीजेपी ने इस समय प्राप्त की है, ये इसकी चरम सीमा है, पीक इन पॉलिटिकल परफॉर्मेंस एंड लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ द बीजेपी। और बड़ी ममता की सरकार जो पिछले 15 साल से वहां स्थापित थी, उसको उखाड़ फेंका। Handling of the economy has hit the low with no guarantee that it cannot go lower. ये पैसे के ऊपर रुपए की बात कर रहे हैं कि रुपया जो इस समय 96 पैसे गिर चुका है, ये और ना गिरे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये शायद इससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि सरकार ने वो काम नहीं किए जो उसे करने चाहिए थे। नाउ ये एक बात जो है वो आगे बात करते हुए कहते हैं इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम ये मानते हैं और ये एक नैरेटिव चलाया हुआ है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विद जीडीपी ग्रोथ 35 इयर्स का हम डाटा लेके 6% जो है, हम कहते हैं कि पर ईयर जो जीडीपी है हमारी ग्रोथ हो रही है। द कैच अकॉर्डिंग टू सुरजीत भल्ला इज इन द वर्ड मेजरिंग 35 इयर्स जीडीपी जो है वो 35 साल के ईयर्स को लेके जो एवरेज निकाली जा रही है वो कैच है। फ्रॉम द ईयर 2014 द जीडीपी ग्रोथ इज 9th इन टर्म ऑफ द कैपिटल जीडीपी ग्रोथ। The rank is 8th and it placed at the 16th per capital growth according to US dollars. उसके कहने का भाव ये है कि बांग्लादेश जो कि हमारे साथ नेबरिंग कंट्री है, वो नंबर 1 पे है एज ऑफ द जीडीपी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर इज कंसर्न, और उसके बाद इथोपिया जो है नंबर 2 पे है, भारत का नंबर 16 पे आ रहा है। और क्या क्यों आ रहा है? ही सेज इंडिया 16th विद द 47% ग्रोथ, बेटर डिस्पेंस विद द मॉनिकर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मॉनिकर का मतलब ये जो टैग हमने लगा लिया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये निक नेम जो हम अपनी कंट्री को दे रहे हैं, इसको छोड़ दें, क्योंकि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। क्या वाकई ही हमारे हालात ऐसे कि हमारे देश की हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आर्थिक पहलू पे हम क्यों इतना नीचे जा रहे हैं? एक सवाल मैंने अपने वैसे ही किसी आईपीएस मित्र से, संदीप गोयल जो यहाँ पे हैं पोस्टेड, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि ये जो इतना पैसा पेट्रोल से हमने पिछले 20 साल में, 10 साल में कमाई की पेट्रोल की, वो पैसा गया कहाँ पे? तो अगर हम इसको जरा ध्यान से देखें, इकोनॉमिस्ट को अगर पढ़ें तो हमें पता, मिस्टर गुलाटी भी हैं और मुंटेक सिंह आलूवालिया भी हैं, अगर इनको पढ़ें तो ये जो सारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमने कमाया, ये डिफेंस सिस्टम में गया, रोड्स में, डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटीज खोलने में, कॉलेजेस खोलने में, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, इसमें गया है। ये कोई खा नहीं गया पैसा, इसको डेवलपमेंट में लगाया। डेफिनेटली कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन देखा जाए तो इसका जो असर हमें दिखाई देगा आने वाले 5-7 सालों के बाद हमें दिखाई देगा कि किस प्रकार भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की की है। इसके आगे हम चलते हैं। सुरजीत कहते हैं कि गवर्नमेंट को सर्जरी करनी चाहिए थी। सर्जरी का उनका मतलब यह है कि उन्हें स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए थे, सख्त कदम उठाने चाहिए थी कि जीडीपी जो है उसको बढ़ावा कैसे किया जाए, पैसे की कमी जो हो रही है, पैसे की गिरावट हो रही है, रुपये की वैल्यू, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए,
उसकी तरफ सर्जरी करनी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाने चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट तो बैंड एड यूज कर रही है, वो सर्जरी नहीं, बड़े धीमे स्टेप्स उठा रही है, जो कि इस समय ठीक नहीं है। इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड एट होम, और सरकार जो है इंडियन इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपने घरेलू उत्पाद में इन्वेस्ट करें। जैसे कि मैं आपसे एक छोटी सी बात करता चलो, अभी मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो और इसके बदले अपना जितना हो सकता है तेल बचाओ, पूल करके कार चला लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात भी कर देते हैं, मेट्रो में तो चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाई दे जाती है, हमारे जितने भी शहर हैं, बाकी सिटीज हैं, वहां पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ो, फुटपाथ नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बात ही बड़ी दूर की है। लेकिन डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का ये जो कॉशियस था, वो जो आपको सावधानी दे रहे थे, वो चेतावनी थी कि आने वाले समय में, क्योंकि अगर ये युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल का अगर लंबा खिंच जाता है, क्योंकि अभी 90 दिन हो चुके, अगर और लंबा खिंचता है और तेल के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसकी सप्लाई को रोक रखा गया है, उसके कारण सारी ग्लोबल अपसेट इकोनॉमी की हो चुकी है, उसको सुधारा नहीं जा सकता और आने वाला समय हमारे लिए और मुश्किलें ला सकता है। खाली ये कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल ही नहीं है जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर भी बड़ा जरूरी है। और उसके बाद अगर हम देखें हमारे रुपए की जो गिरावट आ रही थी, बीबीसी में बोलते हुए सुरजीत भल्ला और इसके साथ दो और इकोनॉमिस्ट थे, वो बातें कर रहे थे, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में जो सरकारों ने सोप देने शुरू किए हुए हैं, फ्री में फ्री बीज जो हम बांट रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो फ्री बी बांटना शुरू कर देती है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है इस समय गवर्नमेंट के लिए कि इसको बंद करो। इसने एक तो निकम्मा कर दिया लोगों को, देखो 80 करोड़ लोगों को हम खाने की सामग्री दे रहे हैं, वाई? उसके बदले वो काम करे, चाहे वो थोड़े पैसे देके उनको कम दाम पे दिया जाए, लेकिन उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि उनको कुछ देकर ही वस्तु मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन हम फ्री कर रहे हैं, और ये फ्री बीज जो है हमें डाउनफॉल की ओर ले जाएंगे। बांग्लादेश बड़ा ग्रोइंग कंट्री था, और इसी प्रकार वेनेजुएला, इन्होंने भी फ्री बीज बांटने शुरू किए और आज वो कंट्रीज कहां पे आ गई, इकोनॉमी क्रंच के दायरे में घुस गई। और इसके लिए हमें थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। ये बातें जो है ये हमें सावधानी के लिए बताई गई। आगे हम चलते हैं। हाँ, हम इसी प्रकार भारत सरकार जो है इंडियन इन्वेस्टर्स को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसको एनकरेज करती है, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दी डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनका पैसा आएगा। लेकिन भारत की सरकार, भल्ला का, सुरजीत भल्ला का ये सोच रहे हैं कि भारत की सरकार अपने आप में बड़ी निश्चिंत हो गई है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब हमारी 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, और ये जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनको अपने आप ही अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा विकल्प है कि भारत में आके वो सामान बेचें। इसीलिए ये इनको एनकरेज नहीं करती फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। और नॉट ओनली दिस, भारतीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एनकरेज करने की पॉलिसी, मेक इन इंडिया की पॉलिसी हमने चलाई, और हमने भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को एनकरेज किया कि आप आकर यहां पे इन्वेस्ट करो। लेकिन क्या बातों से या मॉरल वैल्यूज बता के हम बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर सकते हैं? परहैप्स नो। What Surjit Bhalla was trying to tell was that we will have to provide them incentive and soaps so that they can come and try to invest. Rather, पिछले कुछ सालों में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये लोगों ने बाहर पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण भी हमारे को बहुत जो बिजनेस है उसको बहुत चोट लगी।
इसकी जो हमने सुधार नीति करनी थी, जो हमें इसमें इंसेंटिव देके एनकरेज करना चाहिए था फॉरेन इन्वेस्टर को, वो हमने नहीं किया, जिसके कारण हमारी इन्वेस्टमेंट तो कम हुई और हमारे जो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा लोगों ने लगाया हुआ था उन्होंने बाहर, और भारतीय व्यापारी भी जो है वो भारत में खर्चने की बजाय बाहर खर्चता है, क्योंकि जब हमने कोई बाहर का इन्वेस्टर आके भारत में इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर हमने 5 साल का कैप पीरियड कर दिया है। उसको अगर पहले जाना है तो उसको भारत की अदालत में ही अपने इस केस को लेके जाना होगा और वही फैसला होगा। और सुजीत भल्ला लिखते हैं कि भारतीय इन्वेस्टर जो है वही उस कोर्ट के चुंगल में जाना नहीं चाहता, तो जो विदेशी इन्वेस्टर है वो इस चुंगल में क्यों फंसेगा, जिसके कारण वो बाहर जाते हैं। नंबर 2, हमारी अभी डेवलपमेंट जो है, हम कह तो देते हैं कि हमने इंडस्ट्री को इनकरेज कर लिया, लेकिन इनकरेज करना एक और बात है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देना, पैसा देना, वो भी दिया गया, बट टू द लिमिटेड, टू अ वेरी लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट टू द होल इन्वेस्टर। और जो नए प्रोग्राम या नई इन्वेंशंस लेके आए, कोई नई चीज डेवलप की है हमने, वो लेके आए, एंड में उनका नतीजा यही निकला कि वो डेवलपमेंट कोई नहीं थी, ना ही कोई नई उन्होंने तकनीक निकाली थी, वो सारी एक दूसरे की नकल करके ही कर रहे थे। R&D, इट इज नॉट एन इजी जॉब. It requires so much investment, and developing countries cannot indulge into R&D. It is only the task of the developed countries who do the R&D and invest money on that, and after that development is achieved, they give it to that know-how to the developing nations, and through this we can achieve. This is the whole scenario. The scenario is such, देखने में और सुनने में, अगर हम डिबेट्स को टीवी पे सुने, जहां भी देखें, तो हमें ऐसे लगता है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी है और ये गिरती जा रही है और आने वाला समय बड़ा बुरा दिखाई देता है, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमें कॉशियस किया है तो शायद ये होगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें एक किस्म का सावधान करने की कोशिश की है। उसने इतना कहा कि गोल्ड हो सके तो मत खरीदो, क्योंकि ये जो पैसा है हमारा वो बाहर जा रहा है। उसके ऊपर 15% उन्होंने सेस लगा दिया। 15% सेस का मतलब है वी आर एनकरेजिंग नाउ ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि डेफिनेटली वो जो स्मगलिंग है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस समय कर्टेल करने की जरूरत है इंडियन इन्वेस्टर्स को। दे वांट, गवर्नमेंट वांट्स कि जो इंडियन इन्वेस्टर है वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करे, और अगर घूमने भी जाता है तो अपनी कंट्री में ही विजिट करे, और जो भी पर्यटक के साधन है वो अपने कंट्रीज में इन्वेस्ट करे, ताकि अपने देश का पैसा अपने देश में रहे। ये कोई बुरी बात नहीं है। द इकोनॉमी द वर्ल्ड ओवर इज सफरिंग। डेफिनेटली हमारी जीडीपी जितनी हमने सोची थी, अगर हमने सोचा था हम 3rd रैंक में पहुंच गए हैं, तो आज हम फिर 5th में आ गए, जापान आगे आ गया। ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस भारत में हो रही है और ये होती रहेगी। पैसा जो डेफिनेटली पैसा डॉलर के सामने इस समय गिरा हुआ दिखाई देता है, ये भी वापस आएगा। कारण ये हो गया कि हमारी 80% जो तेल की इंपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा हमारा जा रहा है। 5 बिलियन बैरल हमारी दिल्ली की नीड है, जो कि हमें वहां बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसके ऊपर इतना ज्यादा पैसा। और इस समय क्योंकि हमें रशिया से मना कर दिया गया था, ईरान से मना कर दिया गया था, हमने यूएई में जाके, हमारे प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पे गए थे जब, तो यूएई पे जाके वो सौदा यही करते हैं कि यूएई भारत को तेल देगा, क्योंकि उसने भी अपनी कैपेसिटी 5 बिलियन बैरल पर डे की उसने डेवलप कर ली थी, और भारत के लिए वो बहुत बड़ा गाहक है। 2 ही दुनिया के बड़े देश हैं जो बायर हैं, एक है चाइना नंबर 1 पे और नंबर 2 पे भारत, जिनको हर वक्त तेल की जरूरत है। और इस समय भारत में ईवी जो सिस्टम है उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा हम इथेनॉल, अगर आपने गडकरी सर को सुना होगा तो आपने कई बार सुना होगा वो इथेनॉल की बात कर रहे हैं। 20% पेट्रोल में हम इथेनॉल में ला रहे हैं, और ये भी एक सस्ता विकल्प है, और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंजन पे, ये बाद में स्टडी किया जा रहा है। इसका भी असर होगा, और धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी जो जरूर वापस आएगी। और ये जो जितना भी पैसा खर्च किया गया है ये डेवलपमेंट में खर्च किया गया, और डेवलपमेंट का अंत जो होगा वो डेफिनेटली
टाइम जरूर लगता है, बाद में हमें इसका असर देखने को मिलेगा. सो लेट्स होप फॉर द बेटर इंडिया, एंड डेफिनेटली India will come back and fight with all the economic crisis which we are facing today. And we are not the only one who are facing, the whole world is facing, and we are one of them. Doesn't matter, and we will definitely come out in a win-win situation. Thank you so much.